मन नहीं लगता है पढ़ने में। एक लड़का मैसेज कर रहा है, मन नहीं लगता है सर पढ़ने में। चलिए आ जाइए। चलिए देखिए, जलवायु चैप्टर पढ़ा रहे थे और जलवायु से पहले जो है नदी, झील, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ाए थे। उससे पहले पर्वत, पठार, मैदान पढ़ाए थे। उससे पहले भारत एक सामान्य परिचय। जहां तक ऑब्जेक्टिव का सवाल है, पर्वत, पठार, मैदान तक करवा दिए हैं। उसके आगे 2 चैप्टर आपको पढ़ाए हैं। एक नदी, झील, जलप्रपात, झरना, बहुउद्देशीय परियोजना, इसका क्वेश्चन नहीं हुआ है और जलवायु का क्वेश्चन नहीं हुआ है। ये दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आगे जो है हम आपको करवा देंगे। क्वेश्चन टाइप हो रहा है। आगे जलवायु लगभग समाप्त हो गया है। जलवायु में बहुत कुछ हम लोग पढ़े और आगे जलवायु में जो थोड़ा बहुत बाकी होगा उसको क्वेश्चन आंसर करने वक्त जो है हम लोग कर लेंगे। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत हम आपके साथ करेंगे और आज के सेशन में जो नए चैप्टर की शुरुआत हम आपके साथ करेंगे वह चैप्टर है भारत की मिट्टी। इसके बाद सिलेबस में मेरे ख्याल से भारत की मिट्टी ही होना चाहिए। तो भारत की मिट्टी, आगे आप हेडिंग मार लीजिए, भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी। देखिए, ध्यान दीजिएगा। मिट्टी, पिछले क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पता नहीं आपको याद है या नहीं है, हम तो बोले थे याद करके आइएगा। पूछेंगे जलधारा और पवन दोनों। पहले पढ़ा देते हैं, बाद में कुटाई करेंगे। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए। तो रिवीजन नहीं करवाएंगे आज। ठीक है, रिवीजन नहीं करवाएंगे कि रिवीजन करवा दे? अच्छा, रिवीजन करवा देते हैं। स्थानीय पवन कितने प्रकार? गर्म और लू किन देशों में बहती है? उत्तर भारत और पाकिस्तान। किस दिशा में? पश्चिम से। चिनुक पवन किस किस देश में? यूएसए और प्रकृति। हिमभक्षी पवन किसे कहा जाता? चिनुक को। किसे? सिराको पवन किस देश में चलती है? इटली। कौन देश में? इसको अन्य देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। किस पवन को ब्लड रेन? सिराको। किसको? सिराको। सिराको को ब्लड रेन कहते हैं। डॉक्टर वायु, हरमट्टन। डॉक्टर वायु। सामुम किस रेगिस्तान में? अरब रेगिस्तान। हिबूब, सूडान। हिबूब जापान में चलने वाली पवन। यामो, जापान में चलने वाली यामो। न्यूजीलैंड में चलने वाली नार्वेस्टर। कौन? अमेरिका में चलने वाली गर्म पवन ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर। फिर जो है सांता आना टेम्पोरल। टेम्पोरल। जोंडा पवन किन देशों में?
अर्जेंटीना और उरुग्वे, अर्जेंटीना और काराबुरान मध्य एशिया, काराबुरान साइबेरियाई क्षेत्र में चलने वाली पवन, ब्लिजार्ड झंझावत या बुरान, ब्लिजार्ड झंझावत या जोरान किस देश में चलने वाली? स्विट्जरलैंड। कैसी? ठंडी ना? अच्छा, फोन कैसी है? कहां? स्विट्जरलैंड ना? अल्पस पर्वत के सहारे बहने वाली गर्म पवन कौन है? फोन। कौन है? स्विट्जरलैंड। कौन देश? मेक्सिको में चलने वाली ठंडी पवन पापागायो। कौन पवन? पापागायो। पापा यूएसए में चलने वाली ठंडी पवन आए क्या? क्या? नॉर्टे। क्या? लेबांटर किन देशों में? लेबांटर स्पेन और दक्षिणी बर्स्टर, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, चलिए भारत की मिट्टी, चलिए समझिए अब चीजों को। भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी, हां देखिए, मिट्टी का अंग्रेजी होता है सॉयल, SOIL, सॉइल। जो सॉइल है, जिसको हिंदी में मिट्टी कहते हैं, सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुआ है। लैटिन भाषा के सोलम, लैटिन भाषा के सोलम से हुआ है। सोलम, सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुआ है। सोलम का अर्थ होता है फर्श। सोलम का अर्थ क्या होता है? फर्श। फर्श, फर्श किसको कहा जाता है? ऊपरी परत, ऊपरी परत, ऊपरी परत को समझ गए? तो इस पृथ्वी का जो ऊपरी परत है ना, वही उस पर क्या है? मिट्टी है ना, है जी, मिट्टी है। मिट्टी की अगर बात की जाए तो मिट्टी का हमारे जीवन में काफी ज्यादा महत्व है। अब कहिएगा कैसे महत्व है? आप क्या खाते हैं? रोटी, चावल, कौन चीज में उपजता है? मिट्टी में। अगर मिट्टी नहीं होता तो गेहूं चावल उगता जी? तब तो हवा पी कर रहना पड़ता जी। लेकिन इस बार अगर गेहूं चावल नहीं उगता तो इस बार कोई ना कोई व्यवस्था निश्चित तौर पर कर देते हैं। देखिए, इस बार जो है ना, आप अपने पूर्व जन्म में जिस प्रकार के काम किए हुए होते हैं, उसी के अनुसार आपका अगला जन्म होता है। आपके कर्मों के ऊपर सब चीज निर्भर करता है। तो अच्छा कर्म कीजिए। अगर गेहूं चावल आप ना खाते तो ईश्वर कोई ना कोई व्यवस्था और दूसरा प्लान बी खोज करके दे देते आपको कि क्या खा के आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो खैर छोड़िए, इन चीजों से कोई लेना देना है नहीं हम लोगों को। तो मिट्टी का, इसी बात से आप समझ सकते हैं मिट्टी का हमारे दैनिक जीवन में कितना ज्यादा महत्व है। और मिट्टी का हमारे दैनिक जीवन में महत्व है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर। और देखिए, मिट्टी का सिर्फ भारत के लोगों के दैनिक जीवन में महत्व नहीं है, बल्कि मिट्टी का महत्व विश्व के सभी लोगों के लिए है। और इसलिए मिट्टी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस। और मिट्टी को संरक्षण प्रदान करने को लेकर विश्व की
हर सरकार, विश्व के हर देश की सरकार कुछ ना कुछ कार्यक्रम निश्चित तौर पर हमेशा चलाते रहता है। भारत को आजादी 1947 में मिली। भारत सरकार ने आजादी के ठीक बाद मृदा को संरक्षण प्रदान करने को लेकर भारत सरकार ने केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया। और जो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन जो है आपको 1953 ईस्वी में हुआ है। 1953। और मृदा के विषय में जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसे मृदा विज्ञान कहते हैं और अंग्रेजी में उसे पेडोलॉजी कहते हैं। तो मृदा का अध्ययन जो है हम लोग जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको पेडोलॉजी कहा जाता है। और जो आपको मिट्टी है, भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा, लिटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा, शुष्क मृदा, वन मृदा, ज्वारीय मृदा, तमाम प्रकार की मिट्टियां, वन मृदा, तमाम प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। लेकिन भारत के भीतर एक संस्थान है, कृषि अनुसंधान संस्थान। भारत सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है कृषि अनुसंधान संस्थान। और जो भारत के भीतर कृषि अनुसंधान संस्थान है, कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और भारत में जो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसमें 4 मृदा ऐसी है जो बड़े स्तर पर पाई जाती है और 4 मृदा ऐसी है जो छोटे स्तर पर पाई जाती है। जो 4 मृदा बड़े स्तर पर पाई जाती है, क्या हो रहा है? क्या कर रहे थे आप लोग? क्या मोबाइल है? मोबाइल चला रहे हैं? स्कोर देख रहे हैं? कॉपी हटाइए। नहीं देख रहा था, हमको लगा। चलिए, हाँ समझिएगा। तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारतीय मृदा को जो 8 वर्गों में विभाजित किया है उसमें 4 मृदा के विषय में बताया है यह भारत में काफी व्यापक स्तर पर पाया जाता है और 4 मृदा के विषय में बताया भारत में काफी कम स्तर पर पाया जाता है। जो 4 मृदा काफी व्यापक स्तर पर पाया जाता है, जलोढ़, लाल पीली, काली और लेटेराइट। वही 4 मृदा जो बहुत कम पाई जाती है, लवणीय मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क मृदा, पीट मृदा। ये सब मृदा कम स्तर पर पाई जाती है, बहुत कम स्तर पर ये सब मृदा पाई जाती है। और पूरे भारतवर्ष का अगर आप अवलोकन करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक मात्रा में जो मृदा पाई जाती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। और देखिए, मिट्टी की अगर बात की जाए तो हर मिट्टी, पूरे पृथ्वी पर तो मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन क्या हर मिट्टी पर पौधों को उगाया जा सकता है? नहीं, हर मिट्टी पर पौधों को नहीं उगाया जा सकता है। जैसे हर स्टूडेंट सफल हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिसमें पढ़ने का गुण होगा, जिसमें मेहनत करने का गुण होगा, जो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होगा,
वही सफल होगा। जिसमें पढ़ने का गुण नहीं होगा, मेहनत करने का गुण नहीं होगा, जो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित नहीं होगा, उसका थोड़े रिजल्ट होगा, नहीं होगा। तो वैसे ही मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो हर मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है। मिट्टी उपजाऊ हो, इसके लिए मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों का होना आवश्यक है, तथा मिट्टी ना तो अम्लीय हो, ना क्षारीय हो। ना अम्लीय मिट्टी उपजाऊ होता है और ना क्षारीय मिट्टी उपजाऊ होता है। दोनों में से कोई मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है। देखिए, अम्लीय और क्षारीयता का निर्धारण जो है पीएच स्केल पर किया जाता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल के आधार पर मिट्टी को अम्लीय या क्षारीय निर्धारित किया जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से कम होता है अम्लीय और 7 से ज्यादा होता है क्षारीय। किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय और 7 से ज्यादा होता है क्षारीय, और अगर 7 होता है तो न्यूट्रल, 7 होता है तो न्यूट्रल यानी उदासीन, उदासीन। तो वैसा मिट्टी या वैसी मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है, 6 और 7, 6 और 7 के बीच में होता है, उस मिट्टी को स्वस्थ मिट्टी मानी जाती है, स्वस्थ मृदा मानी जाती है। और जो स्वस्थ मृदा होती है, स्वस्थ मृदा ही उपजाऊ होती है। स्वस्थ मृदा में ही पौधों को या अन्य फसलों को हम लोग उगा सकते हैं। और मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता को दूर किया जा सकता है। मिट्टी की अम्लीयता क्षारीयता को दूर करने के लिए CaCO3 और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। CaCO3 और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आगे हम आपको बताएंगे, लिखाएंगे भी ये चीज। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में बांटते हुए यह कहा है कि भारत में 4 मिट्टी सबसे बृहद स्तर पर पाई जाती है: जलोढ़, लाल पीली, काली और लेटेराइट। अब हम लोग एक एक करके जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा को जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को आप लिखिए। लिखिएगा, लिखिएगा। सॉइल शब्द की उत्पत्ति, SOIL, सॉइल शब्द की उत्पत्ति। क्या सब मैसेज कर रहा है ये सब, वो ढड्ढर ऐसे कुछ भी ऐसे ही क्या बोला है वो, क्या कमेंट कर रहा है सो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ, यानी कमेंट क्या हो पते ना है, कमेंट का जवाब क्या है नहीं। देखिए जो है ऑनलाइन जो है ना, ठीक है, ऑनलाइन जो है देखिए होता है कि ऑनलाइन अगर कमेंट लीजिएगा ना, कैसे टाइम पार हो जाएगा पता ही नहीं चलता है। और यही कारण है कि हम ऑनलाइन कमेंट नहीं लेते हैं, समझ गए। लेंगे तो बीच में कभी कभी तो लिए थे, देख रहे थे क्लास कितना डिस्टर्ब हो रहा था, समझ गए, कुछ पढ़ाइए नहीं पाते थे, समझ गए। और क्लास टीचर है और पढ़ा नहीं पाए तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो यही वजह है कि ऑनलाइन कमेंट हम नहीं लेते हैं, समझे। चलिए लिखिए। अब जितना पढ़ाते हैं पढ़िए ना महाराज, जितना पढ़ाते हैं पढ़िए, जाके परीक्षा दीजिए, क्वेश्चन बनेगा धनाधन, समझ गए। देखिए कुछ लोग ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे होते हैं,
उसको कमेंट से कोई मतलब नहीं होता, वो आएगा पढ़ेगा चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो है ना, देखिए एक तो ऑनलाइन फीस अब बहुत कम है, 100 200 500 है, 100 200 500 दे करके आकर के अपना कुछ कुछ करते रहता है, समझ गए। अब क्या बोले, कुछ नहीं बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो कहिएगा क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। लिखिए लिखिए, आप लोग लिखिए। सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से, SOLUM, सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। सोलम का शाब्दिक अर्थ फर्श होता है, 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 फर्श होता है। नीचे से मिट्टी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, मिट्टी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, मिट्टी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, मिट्टी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। नीचे से संयुक्त राष्ट्र संघ ने, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है। आगे, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में हुआ है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में हुआ है, 1953 ईस्वी में हुआ है, 1953 ईस्वी में हुआ है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, वैसी मिट्टी जिसका पीएच मान, वैसी मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच होता है, वैसी मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच होता है, वैसी मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच होता है,
6 से 7 के बीच होता है, उसे स्वस्थ मृदा, स्वस्थ मृदा, उसे स्वस्थ मृदा, उसे स्वस्थ मृदा मानी जाती है। स्वस्थ मृदा मानी जाती है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में, भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में, भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। जो निम्न है, भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्न है, जो निम्न है, जो निम्न है, जो निम्न है। 1 नंबर में जलोढ़ मिट्टी, 1 नंबर में जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब आगे आइएगा, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या परिभाषा है जानते हैं? जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो भारत में जो है नदियों के द्वारा, नदी में जल होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो देखिए होता क्या है, भारत में सैकड़ों की संख्या में नदी है। 25-30 को नदी तो हम ही आपको पढ़ाए, 25-30 को तो पढ़ाइए दिए होंगे, उससे ज्यादा पढ़ाए हैं। ओ हाँ, हो सकता है ज्यादा भी पढ़ा दिए होंगे, हो सकता है 50 गो। हाँ ठीक है, अब परीक्षा का डिमांड भी ज्यादा है तो ज्यादा पढ़िएगा ना। देखिए वेतरना वेतरनी याद है कि भूले? याद है? वेतरना कहां? महाराष्ट्र। वेतरनी क्या ट्रिक बताए थे याद रखने में? उड़ीसा, हर्षिकार, वेतरनी, यही ना बताए थे? हाँ चलिए, याद तो रखे हुए हैं आप लोग। चलिए हाँ ठीक है, ऐसे ही याद रखिए चीजों को। देखिए क्या, हाँ जलोढ़ मिट्टी। देखिए भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में अनेकों नदियां बहती है, सैकड़ों नदियां भारत में बहती हैं। अब भारत में जो सैकड़ों नदियां बहती है, भारत में गंगा नदी बहती है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, भारत में सिंधु नदी बहती है, भारत में सतलज नदी बहती है। तो अब नदी जब बहती है तो नदी अपने साथ बालू कंकर पत्थर उसके मार्ग में जो भी आता सबको बहा के लेके जाता है।
तो नदी अपने मार्ग में आने वाली अवसादों को बहाकर ले जाती है। अब नदी की धारा सब जगह एक समान तो नहीं न होता है हो। जैसे आप ही में पढ़ने का कैपेसिटी हर समय एक जैसा नहीं हो सकता है। सुबह में काफी एनर्जेटिक महसूस कीजिएगा, दोपहर में शिथिल हो जाइएगा, शाम में भी शिथिल ही रहिएगा। सबसे एनर्जेटिक आप सुबह में उठने के बाद महसूस करते हैं। इसी वजह से सुबह उठने के साथ 2 से 3 घंटा दबा के पढ़ना चाहिए, उसके बाद कोई काम करना चाहिए। लेकिन ये काम काहे कीजिएगा, ये काम कीजिएगा नौकरी हो जाएगा। तो पटना में 9 बजे तक सोएगा कौन? चाय के दुकान पर गप्पी मारेगा कौन? सिगरेट धुकेगा कौन? ये सब काम तो आप लोग का है कि ना? हम आते रहते हैं तो देखते हैं, अपना ही विद्यार्थी सब देखते हैं सिगरेट धुकते रहता है, लेकिन जैसे मेरा गाड़ी देखता है वैसे वो गली भागेगा। ठीक है, यहीं पे बस मेन गेटवे पे जैसे गाड़ी देखेगा भागेगा। अरे पीजिए ना, क्या दिक्कत है? जब पीते हैं तो एकदम खुल्लम खुल्ला पीजिए। समझे? चलिए खैर छोड़िए, वो उसका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में वो कुछ हो करे, हमको उससे क्या मतलब। चलिए, तो अब देखिएगा, नदी के द्वारा जो बालू कंकर पत्थर ये सब बहा करके लाई जाती है, इसको अवसाद कहते हैं। अवसाद क्या कहते हैं? अवसाद। नदियों के द्वारा जो अवसाद बहाकर लाई जाती है, नदियों की धारा हमेशा एक समान नहीं होती है। शुरू में तो काफी तीव्र होता है, लेकिन बाद में नदियों की धारा मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। और जब नदियों की धारा मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो जो है आपको उस अवसाद को जमा कर देती है। उस अवसाद को नदी जमा कर देती है एक जगह। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद का जब निक्षेपण होता है, जब अवसाद एक जगह जमा होता है, वही मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का, वही मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और जलोढ़ मिट्टी की अगर आप बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार का होता है। और जलोढ़ मिट्टी की अगर आप बात करेंगे तो नदी का जो दोआब वाला इलाका होता है, दोआब वाले इलाके में जलोढ़ मिट्टी आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे कि गंगा यमुना दोआब में जलोढ़ मिट्टी मिलेगा, फिर रावी दोआब में जलोढ़ मिट्टी मिलेगा, बिस्त दोआब में जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। दोआब वाले इलाके में 2 नदियों का क्षेत्र है, नदी बहा करके अपना लाएगी, अवसाद जमा करेगी, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा। तो भारत के भीतर अगर आप जलोढ़ मिट्टी को देखेंगे तो भारत के भीतर जलोढ़ मिट्टी उन राज्यों में, उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां दोआब का इलाका होता है, दोआब का इलाका होता है, नदीय इलाका होता है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और जलोढ़ मिट्टी की अगर बात की जाए, पूरे भारतवर्ष के भीतर सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरी बात, सबसे अधिक उपजाऊ भी जलोढ़ मिट्टी ही होती है। सबसे अधिक उपजाऊ भी जलोढ़ मिट्टी ही होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की अधिकता होती है, पोटास और चूना की अधिकता होती है। यही कारण है कि जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होता है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की अधिकता होती है, पोटास और चूना अधिक होता है इसलिए उपजाऊ होता है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, एक नई और एक पुरानी। नई जलोढ़ मिट्टी खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। अब इन जलोढ़ मिट्टियों में जो अधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होता है, नई होता है, नई यानी खादर।
खादर और बांगर में ज्यादा उपजाऊ कौन होता है? ऐसे तो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होता है, लेकिन खादर और बांगर में कौन ज्यादा उपजाऊ होता है? तो खादर, नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होता है। और जलोढ़ मिट्टी की अगर आप बात करेंगे तो मुख्य तौर पर उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा देखने को मिलेगा। और पूरे भारतवर्ष के भीतर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में है? तो पूरे भारतवर्ष के भीतर सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में है। और जानते हैं जलोढ़ मिट्टी सलाई रिंच है। जैसे सलाई रिंच 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 जो नंबर पर लगाना अपना लगा करके मशीन खोलते रहिए, या उसको खुला हुआ है तो उसको कस दीजिए। तो उसी प्रकार से जलोढ़ मिट्टी जो होता है एक ऐसा मिट्टी होता है जिसमें हर प्रकार के फसल का उत्पादन हो सकता है। गेहूं उपजाना है गेहूं उपजाइए, चावल उपजाना है चावल उपजाइए, भिंडी उपजाना है भिंडी उपजाइए, करेला उपजाना है करेला उपजाइए, मटर उपजाना है मटर उपजाइए, केला उपजाना है केला उपजा लीजिए, आम उगाना है आम उगा लीजिए, जो उगाना है आप उगा लीजिए, जलोढ़ मिट्टी। और देखिए जलोढ़ मिट्टी में हर प्रकार के फसल का उत्पादन हो सकता है। और जलोढ़ मिट्टी बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ज्यादा पाई जाती है। और जिन राज्यों में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है उन राज्यों में गहन कृषि होता है, गहन कृषि। जिन राज्यों में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है उन राज्यों में गहन कृषि होता है। अब कहिएगा गहन कृषि क्या होता है? गहन कृषि का एक प्रकार है। जैसे कृषि पढ़ाएंगे, मिट्टी के बाद वनस्पति, वनस्पति के बाद कृषि, या पहले कृषि पढ़ा देंगे बाद में वनस्पति, जैसे होगा पढ़ा देंगे, ठीक है। आपको कृषि पढ़ेंगे तो कृषि कई प्रकार के पढ़ेंगे, झूम कृषि हो गया, गहन कृषि हो गया, अन्य कई प्रकार की कृषियों के विषय में आप पढ़ेंगे। अब सवाल यह है गहन कृषि क्या है? सीधा परिभाषा है, जीवन यापन करने हेतु जो कृषि किया जाता है उसी को गहन कृषि कहा जाता है। अब इसको समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि आप सिर्फ चावल खा के जीवित रह सकते हैं ना, ज्यादा चावल खाइएगा कब्ज का बीमारी हो जाएगा, और फिर कोई भी बीमारी लंबे समय तक होगा तो फिर राम नाम सत्य है। देखिए हमारे एक अंकल थे, वो बाबा बने थे, ठीक है, बाबा बने थे, अपना मंदिर है तो बाबा बने थे। वो 13 साल तक नमक नहीं खाए, राम नाम सत्य हो गया उनका। ये हम अपने घर की कहानी बता रहे हैं, समझ गए, राम नाम सत्य हो गया। तो कोई भी चीज, हर चीज आवश्यक है आपके शरीर के लिए, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, सब चीज आवश्यक है आपके लिए। आप चाहिएगा सिर्फ दालें पी करके जीवित रह जाए, ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाइएगा। आप चाहिएगा सिर्फ, अब एक्सेप्शनल केस में कुछ लोग होते हैं जो एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन सामान्य केस में नहीं होता है। तो अब जीवन यापन करने को लेकर आपको गेहूं उपजाना है, आपको दालों उपजाना है, आपको आलूओं उपजाना है, आपको सरसों उपजाना है ताकि तेल मिल सके, सरसों को पेरा करके तेल निकाल सके। हर चीज का उत्पादन आप कीजिएगा तब ना आप जीवन यापन कर पाइएगा। हर चीज आपके पास होगा, आपके घर में होगा गेहूं, चावल, तेल, मसाला, आलू, हरी सब्जी, तब ना आप खाना बना के खा लीजिएगा जी। तो आप समझिएगा, हमने आपको बताया है जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें हर प्रकार के फसल का उत्पादन हो सकता है।
तो अब जलोढ़ मिट्टी में हर प्रकार के फसल का उत्पादन हो सकता है। तो जलोढ़ मिट्टी जिन भी राज्य में पाया जाता है, उस राज्य के किसान अपने खेत में गेहूं उपजा लेते हैं, चावलों उपजा लेते हैं, सरसों भी उगा लेते हैं, आलू भी उगा लेते हैं और दालों उगा लेते हैं। हो तो गया। जीवन यापन करने के लिए तो यही जरूरी है। तो कुछ समझ पा रहे हैं आप? कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? गहन कृषि समझ में आ रहा है? मतलब जीवन यापन करने हेतु जो कृषि किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? गहन कृषि। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले जो राज्य हैं, बिहार में भी बहुत ज्यादा आबादी है, उत्तर प्रदेश में भी है, इन राज्यों में मुख्य तौर पर गहन कृषि ही होता है। आप स्वयं अपने ऊपर सोचिए ना जी। हमारे घर में तो हमको लगता है सब चीज का उत्पादन हम लोग के यहां होता है, सब चीज उगता है हम लोग के यहां। कोई भी चीज हम लोग मार्केट का नहीं खाते हैं, हर चीज अपना घर का खाते हैं हम लोग। चलिए, तो अब यहां तक लिखिए। चीनी चीनी, अरे सुनिए ना, हम लोग के तरफ जो है ना, हम लोग का अर्थव्यवस्था जो है, पहले नीतीश कुमार तो जब आए, नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन जाए बेचारा, समझ गए? बिहार से कोई प्रधानमंत्री बना है? नहीं बना है, नहीं, कोई नहीं बना है, नहीं बना है। राष्ट्रपति बना है, प्रधानमंत्री नहीं बना। बन जाए तो बढ़िया ना है जी, ठीक है? नहीं बने, नहीं, सपोर्ट कीजिए। मतलब महाराज बिहारी हैं, बिहारी होने के नाते तो कम से कम सपोर्ट कीजिए। अच्छा, शांत रहिए ना, शांत रहिए। हाँ, क्या ना बोल रहे थे हम? हाँ, 2005 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो हम लोग के तरफ चीनी मिलें बंद कर दिए। हम लोग के तरफ, हम लोग का जो अर्थव्यवस्था था, हम लोग के परिवार का जो अर्थव्यवस्था था, सब जो है गन्ना पर ही डिपेंड होता था। हम लोग को बहुत अधिक गन्ना होता था, समझ गए? बहुत अधिक गन्ना होता था। तो गन्ना को पेर करके जो है ना, गन्ना का पेराई करके जो है, उससे शक्कर निकाला जाता था, समझ गए? उसी से तो, उसी को रिफाइन करके तो चीनी निकाला जाता है। तो चीनी भी हम लोग का अपना ही था, समझिए? अब ना है, अलग बात है। लिखिए, जलोढ़ मिट्टी हेडिंग मारे, लिखिए। जल के द्वारा बहाकर लाई गई जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत में यह मिट्टी दोआब क्षेत्र में, हाँ उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। भारत में यह मिट्टी दोआब क्षेत्र में भारत में यह मिट्टी दोआब क्षेत्र में भारत में यह मिट्टी दोआब क्षेत्र में मुख्य तौर पर, दोआब नहीं लिखने होता है, हे भगवान। भारत में यह मिट्टी दोआब क्षेत्र में मुख्य तौर पर पाई जाती है। मुख्य तौर पर पाई जाती है यह मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में
यह मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए, अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यह मिट्टी भारत के लगभग 43% भूभाग पर 43, कुछ स्रोत में 23% भी है। यह मिट्टी भारत के लगभग 43% भूभाग पर, यह मिट्टी भारत के लगभग 43% भूभाग पर, यह मिट्टी भारत के लगभग 43% भूभाग पर पाई जाती है। यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में सभी प्रकार के इस मिट्टी में सभी प्रकार के इस मिट्टी में सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन इस मिट्टी में सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। यही कारण है कि जिन भी राज्यों में यही कारण है कि जिन भी राज्यों में यही कारण है कि जिन भी राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिन भी राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वहां गहन कृषि वहां गहन कृषि गहन गहन वहां गहन कृषि वहां गहन कृषि देखने को मिलती है। वहां गहन कृषि देखने को मिलती है। वहां गहन कृषि देखने को मिलती है। उसी में जीवन यापन करने हेतु की जाने वाली कृषि को गहन कृषि कहा जाता है। जीवन यापन जीवन यापन करने हेतु की जाने वाली कृषि को जीवन यापन करने हेतु की जाने वाली कृषि को
जीवन यापन की हेतु की जाने वाली कृषि को गहन कृषि कहा जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। और जलोढ़ मृदा को जानते हैं, कांप मृदा या कछारी मृदा भी कहा जाता है। कांप मृदा या कछारी मृदा भी कहा जाता है। नीचे से जो है अब पॉइंट वाइज लिखिए, अब चीजों को पॉइंट वाइज लिखिए नीचे से, ठीक है, पॉइंट वाइज। जलोढ़ मृदा को पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज अब लिखना है, हर चीज को पॉइंट वाइज लिखना। पहला पॉइंट है ये, पॉइंट वाइज लिखिए। अब जलोढ़ मृदा को कांप मृदा या कछारी मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को कांप मृदा, कांप, कांपो, कांप, कांप मृदा या कछारी मृदा, कछारी। जलोढ़ मृदा को कांप मृदा या कछारी मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को कांप मृदा या कछारी मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। जलोढ़ मृदा में जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की अधिकता होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की अधिकता होती है, तो वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लिख लिए, आगे लिखिएगा। जलोढ़ मृदा जलोढ़ मृदा ना, काटिए 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 न काटिए, उसमें एक शब्द जुर्माना था। नई जलोढ़ मृदा को खादर, नहीं उसको काट दीजिए, नीचे से दूसरा पॉइंट लिखिए ना महाराज, आज थोड़ी जल्दी लिखिए, लिखिए नई जलोढ़ मृदा नई जलोढ़ मृदा को खादर, नई जलोढ़ मृदा को खादर तथा नई जलोढ़ मृदा को खादर तथा खादर, हे भगवान जी भाल सबका, खादर तथा पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर, तथा पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। अधिक उपजाऊ, उसी में अधिक उपजाऊ खादर होता है। 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 खादर होता है, अधिक उपजाऊ खादर होता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। चलिए अब देखिए एक बात और जानिए आप,
देखिए, ध्यान दीजिएगा। जानते हैं जम्मू कश्मीर में, कहां? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो जलोढ़ मृदा होती है उसको करेबास कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में जो जलोढ़ मृदा होती है उसको करेबास कहा जाता है। करेबास क्या कहा जाता है? करेबास। करेबास तो करेबास भी एक प्रकार की मृदा ही है, कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को करेबास कहा जाता है। और करेबास मिट्टी केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर 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 उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दाने दाने में केसर का स्वाद, कौन प्रचार करता है? जानते हैं, एक बात हम आपको बताते हैं, एक चीज देखिए, जो सुपरस्टार सब होता है ना, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए, मतलब कितना देता होगा? 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। लेकिन एक बात बताइए, जितना भी मान लीजिए 50 करोड़ मान लीजिए, 50 करोड़ कैसे दे देगा? 50 करोड़ थोड़े देगा, 2 करोड़ 3 करोड़ देता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं देता है। 50 करोड़ काहे मानिएगा, 5 करोड़ मान सकते हैं आप। लेकिन एक बात बताइए, मानव का कीमत 5 करोड़ है। बड़ा बड़ा स्टार जो है गुटखा सबका प्रचार करता है, बड़े बड़े स्टार को गुटखा सबका प्रचार या जो भी नशीला पेय पदार्थ है उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। चंद पैसों के कारण लाखों लोगों के जीवन से खेलता है, करोड़ों लोगों के जीवन से खेलता है, चंद पैसा के कारण। और भारत में आप मानिए 140 करोड़ भारत की आबादी है, हमको लगता है कम से कम आधा 50% जनसंख्या तो गुटखा खाता ही खाता होगा, निश्चित तौर पर खाता होगा। कम से कम 50 करोड़ लोग तो जरूर खाता होगा। बताइए, बड़ा बड़ा स्टार सब जो है 4-5 करोड़ के कारण जो है करोड़ों लोगों के जीवन से खेलता है, समझ गए? तो नहीं करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को जानते हैं? सचिन तेंदुलकर के पास भी एड आया था गुटखा का प्रचार करने के लिए, बोला ना, नहीं करेंगे। सचिन तेंदुलकर मना कर दिया है ना, सचिन नहीं करता है, क्या है गुटखा का प्रचार, ना ना हो ये नहीं सकता है ना। छोड़िए ना, हम सचिन का ना बात कर रहे हैं, हम सचिन का, हमको कपिल देव के विषय में नहीं पता है। वो तो जानते हैं 1983 में वर्ल्ड कप जिताया है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए छोड़िए ये सब बात। तो आप लोग भी जानते हैं, ये बात बताना चाह रहे थे, ये नहीं, कल के डेट में आप बड़ा आदमी बन जाइएगा तो अपने पद का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है? ये नहीं, नौकरी उकरी हो जाएगा, माए बाप को भूल जाइएगा। जानते हैं, कल एगो गार्जियन आया हुआ था, वो बच्चा था 3 से 5 SI बैच का, वो अपने गार्जियन को लेकर के आया हुआ था, उसके पिताजी आए हुए थे। तो पता नहीं कितना भाई था, लेकिन वो लड़का का भाई एक BSF में था, और उसका गार्जियन रो रहा था आकर के मेरे पास कि देखिए मेरा एक बेटा BSF में है, पत्नी बीमार है, उसका यानी उसकी माँ, उस व्यक्ति की पत्नी यानी BSF में जो जवान है उसकी माँ बीमार थी, लेकिन बोला इलाज नहीं करवाता है मेरा बेटा, समझ गए? और सर बहुत अधिक दिक्कत है, हम यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमारे बेटा को जो है टेस्ट में आप अलाउ कर दीजिए। इस बात के लिए वो बच्चा अपने पिताजी को बांका का लड़का था, वो बांका से बुला करके लाया, तो फिर हम टेस्ट में अलाउ कर दिए, समझिए, टेस्ट में हम अलाउ कर दिए। तो अब ये नहीं होना चाहिए। देखिए, माँ बाप को तो एकदम भूलना ही नहीं चाहिए। देखिए, आप अपने भाई को पैसा नहीं दीजिए,
जो लड़का यहां पे पढ़ता है उसका भाई है, उसको पैसा नहीं देता, चलिए ठीक है नहीं दिया, लेकिन माँ बाप का इलाज नहीं करवा रहे हैं, माँ बाप का सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी का कोई महत्व नहीं है। आप जीवन में सफल भी हो गए तो उसका कोई महत्व नहीं है, समझ गए। तो कभी भी कुछ चीजों को जो है ना एकदम नहीं भूलना चाहिए। तो अब समझिएगा, यहां पर करेबास केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अब पूछा जाता है कि करेबास मृदा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा है, झील या सरोवर के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा है। तो जो करेबास मृदा है ना, झील या सरोवर, झील समझते हैं ना जी, झील पढ़ाए हैं ना जी। तो झील के पानी के द्वारा जो मृदा को निक्षेपित किया जाता है, झील के पानी के द्वारा या सरोवर के पानी, झील या सरोवर एक ही बात है, सरोवर के पानी के द्वारा निक्षेपित मृदा को ही करेबास मृदा कहा जाता है, जो केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जहां पर केसर का उत्पादन होता है। नीचे से लिखिएगा पॉइंट में, हां पॉइंट में लिखिएगा। जम्मू कश्मीर में सरोवर के निक्षेपण, सरोवर के कॉस्ट में लिख लीजिएगा झील। जम्मू कश्मीर में सरोवर के निक्षेपण, सरोवर के कॉस्ट में लिख लीजिएगा झील, सरोवर के निक्षेपण से निर्मित मृदा, सरोवर के निक्षेपण से निर्मित मृदा करेबास मृदा कहलाती है, करेबास मृदा कहलाती है, करेबास मृदा कहलाती है। यह मृदा केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह मृदा केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह मृदा केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह मृदा केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह मृदा केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। संभवतः जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है, संभवतः जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, संभवतः जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, संभवतः जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है हम कह रहे हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर अगर आप सोचेंगे ना, आप लोग का सोचने का लेवल अभी थोड़ा नीचा है। केंद्र शासित प्रदेश को राज्य कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जानते हैं, भारत की संसद को भी राज्य कह सकते हैं, बिहार सरकार को भी राज्य कह सकते हैं, भारत सरकार को भी राज्य कह सकते हैं, LIC जैसी संस्था को भी राज्य कह सकते हैं, पंचायती राज संस्था को भी राज्य कह सकते हैं, समझ गए। तो राज्य कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि हम गलती लिखाए हैं, एकदम नहीं गलती है, समझ गए। लिखिएगा, भारत का एकमात्र राज्य, संभवतः जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां केसर का उत्पादन होता है, जहां केसर का उत्पादन होता है, जहां केसर का उत्पादन होता है, जहां केसर का उत्पादन होता है। चलिए भाई जी लोग, अब हम चाहते हैं कि आप लोग यहां तक पढ़िए, पढ़िए जल्दी।
पढ़ लिए। आइए तो बताइए तो, सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन शब्द, किससे? सोलम का अर्थ, सोलम का अर्थ विश्व मृदा दिवस कब, विश्व मृदा दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित? मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडो, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ? कब हुआ है? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ? 1900। इसके बाद जो है आप बताइएगा कि कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को कितने वर्गों में, भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन है? भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन है? जलोढ़ ना। जलोढ़ मृदा को और किस किस नाम से जाना? कांपिया कछाड़ी। कांपिया जलोढ़ मृदा को और किस किस नाम से जाना जाता? नई जलोढ़ मृदा क्या कहलाती? पुरानी। ज्यादा उपजाऊ कौन होता है? ज्यादा उपजाऊ कौन होता है? खादर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है आगे बताइएगा, जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है? पोटास। और जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है? किसकी अधिकता होती है? पोटास। और जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है? पोटास। और किसकी कमी होती है? किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन फास्फोरस। और नाइट्रोजन फास्फोरस और नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बताइएगा कि भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा कौन राज्य में? कौन राज्य में? कौन राज्य में? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जिन राज्यों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहां कौन प्रकार का कृषि, कौन प्रकार का कृषि, कौन प्रकार का कृषि? गहन कृषि ना। कौन प्रकार का कृषि? गहन कृषि ना। ठीक है, इसके बाद जो है आगे बताइएगा, कड़ेबास कौन चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? कौन चीज? और भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है कौन है? जम्मू कश्मीर ना जी। आए अच्छा, स्वस्थ मृदा का पीएच मान कितना से? 6 से याद हो गया। चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। छुट्टी नहीं हुआ है अभी, बैठे रहिए, क्वेश्चन पूछेंगे अब। ठीक है, चलिए ऑनलाइन काट दीजिए, अब ऑनलाइन काट दीजिए। ठीक है, जलधारा और पवन, ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे। ऑनलाइन काट दीजिए अब। चलिए खड़ा हो जाइए, बताइए, काट दीजिए अब ऑनलाइन। ऑनलाइन काट देना है अब। हाँ, ऑनलाइन बुला है। कौन निकल रहा है? गेट बंद कीजिए, गेट बंद कीजिए। एक भी लड़का ने बाहर निकले, गेट बंद कीजिए। जो निकल रहा है उसी को बुलाइए सबसे पहले, जो निकल रहा